जय हिंद। आज हम पढ़ाएंगे रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में। आप इनकम टैक्स का ये शायद तीसरा चैप्टर है, जैसा भी राइटर बुक होगी उसमें होगा। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी व्यक्ति की निवासीय स्थिति कैसे ज्ञात करेंगे। निवासीय स्थिति ज्ञात करने के लिए एसएससी को पहले कई भागों में बांटा गया है। जैसे अगर कोई व्यक्ति है उसका अलग नियम है, किसी परिवार की निवासीय स्थिति बताना है तो उसका अलग नियम है, किसी कंपनी की निवासीय स्थिति बताना उसका अलग नियम है। इसके पहले वाले वीडियो में हम एक व्यक्ति की निवासीय स्थिति के बारे में बता चुके हैं। आज हम बताएंगे एक हिंदू अविभाजित परिवार की निवासीय स्थिति। परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए हिंदू अविभाजित परिवार की निवासीय स्थिति कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप क्या आंसर लिखेंगे। ध्यान दिया, हमने सर यहाँ HUF हम इसका शॉर्ट यूज करेंगे। H माने हिंदू, U अनडिवाइडेड या फैमिली, तो HUF का पूरा क्या हुआ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसकी निवासी स्थिति कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए इसको दो भाग करेंगे, एक तो निवासी होता है, एक तो अनिवासी। अगर कोई परिवार है तो यहाँ का निवासी है या अनिवासी, दो भाग करीब पड़े। कब निवासी माना जाएगा, कब अनिवासी माना जाएगा। पहला, निवासी को अंग्रेजी में रेसिडेंट कहते हैं। अब देखिए कोई व्यक्ति यहाँ का निवासी कब माना जाएगा, जबकि इफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, प्रबंध एवं नियंत्रण। देखिए हमने लिखा अंग्रेजी में, हिंदी बताते रहेंगे और थोड़ा स्लो बोलेंगे। आप बीच में वीडियो को रोक करके अपना लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो। इफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, यदि प्रबंध एवं नियंत्रण आर फुली, पूर्ण रूप से या पार्शियली, आंशिक रूप से सिचुएटेड इन इंडिया। आपको हिंदी बता दें कि कोई परिवार यहाँ का निवासी कब माना जाएगा, जबकि उसका प्रबंध और नियंत्रण, परिवार का प्रबंध और नियंत्रण पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से। इस बात को फिर बोलते हैं हम, यदि परिवार का प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से भारत में स्थापित है तो उस परिवार को भारत का निवासी माना जाएगा। फिर दूसरा आता है अनिवासी, नॉन रेसिडेंट। इसी का उल्टा लिख दी इसमें। भाई जब दो ही भाग है, इस अगर ये कंडीशन पूरा करेगा तो निवासी होगा, अगर ये कंडीशन पूरा नहीं करेगा तो अनिवासी होगा। अब सोचिए आप अनिवासी कैसे लिखेंगे। आप वहां क्या लिखेंगे, यदि परिवार का नियंत्रण और प्रबंध पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से भारत में स्थित है तब तो निवासी हो गया। और यहां उसका उल्टा लिखिए, यहां क्या लिखेंगे, यदि HUF का नियंत्रण, प्रबंध एवं नियंत्रण, प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्ण रूप से भारत के बाहर स्थित हो, भारत के बाहर स्थित हो। तो परिवार किसी भी HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को यहाँ का अनिवासी कब माना जाएगा, जब उसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल फुली सिचुएटेड आउट ऑफ इंडिया, तब क्या हो जाएगा, अनिवासी हो जाएगा। इसको मैं अंग्रेजी बता दूं, इफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ फैमिली इन प्रीवियस ईयर fully situated out of India, in that case family HUF should be treated as non-resident। अब आपने देखा पहले आप निवासी और अनिवासी, फिर देखिए फिर निवासी को दो भागों में बांटा गया है। रेसिडेंट आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। पहला क्या है,
ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इसे हिंदी में क्या कहेंगे, साधारण निवासी। दूसरा क्या है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इसे हिंदी में क्या कहेंगे, असाधारण निवासी। ध्यान दीजिए, पहले आपने निवासी और अनिवासी किया, फिर निवासी को दो भाग में बांटेंगे। ये यदि कर्ता निम्न शर्तें पूरी करता है, माने कोई परिवार यहाँ का साधारण निवासी कब माना जाएगा, साधारण निवासी कब माना जाएगा, जबकि उसका कर्ता ये दोनों शर्त पूरी करे। इफ कर्ता ऑफ फैमिली फुलफिल्ड बोथ एडिशनल कंडीशन, दोनों कंडीशन पूरा करेगा। क्या, प्रीवियस ईयर, पीवाई माने प्रीवियस ईयर, गत वर्ष, प्रीवियस ईयर से पहले 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष भारत का निवासी माना गया हो। अगर एचयूएफ का कर्ता प्रीवियस ईयर से पहले 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष, क्या सुना आपने, 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष भारत का निवासी माना गया हो। और दूसरा क्या है, प्रीवियस ईयर से पहले 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो। प्रीवियस ईयर से ठीक पहले 7 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष, अगर वो कम से कम, ध्यान दीजिए, प्रीवियस ईयर से ठीक पहले 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन भारत में अवश्य रहा हो। अगर ये दोनों कंडीशन पूरा करता है तो उसे माना जाएगा साधारण निवासी, अंग्रेजी में कहेंगे ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इस प्रकार आपने देखा, अगर एग्जाम में आ जाए हिंदू अविभाजित परिवार की निवासी स्थिति कैसे ज्ञात करते हैं, तो आप ये लिख सकते हैं। हमने चार्ट बना के दिखाया है, आप लाइन बाय लाइन भी लिख सकते हैं। चलिए अब ये इसके बाद आपको बताते हैं कंपनी। देखिए, आइए अब देखते हैं फर्म के बारे में। फर्म माने पार्टनरशिप फर्म। फर्म में क्या हुआ, पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी, आर ए ओ पी, फर्म AOP और BOI। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है ना, तो बता दें AOP में क्या होता है, AOP में क्या होता है, देखिए ये क्या हुआ, साझेदारी फर्म, साझेदारी फर्म व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का समूह या व्यक्तियों का संघ, व्यक्तियों का संघ। परीक्षा में थ्योरी आ सकती है ना कि फर्म की निवासी स्थिति कैसे ज्ञात करेंगे, व्यक्तियों के समूह या व्यक्तियों की संघ की निवासी स्थिति कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखिए, इसको क्या होगा, ये जो आपका है इसको पहले आप 2 भाग करेंगे, इसको पहले आप 2 भाग करेंगे। पहला हो जाएगा रेसिडेंट, रेसिडेंट, दूसरा हो जाएगा नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट माने क्या हुआ, निवासी, नॉन रेसिडेंट माने अनिवासी। अब देखिए, ये रेसिडेंट कब माना जाएगा, जब प्रबंध एवं नियंत्रण, प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्ण रूप से या आंशिक
रूप से भारत में स्थित हो, भारत में स्थित हो। क्या बोला हमने? जब प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से भारत में स्थित हो। तो फिर नॉन रेसिडेंट कब होगा? जब नियंत्रण एवं प्रबंध, नियंत्रण एवं प्रबंध पूर्ण रूप से भारत के बाहर स्थित हो, भारत के बाहर स्थित हो। देखिए, अगर परीक्षा में जाए फर्म के बारे में, फर्म को आप या तो रेसिडेंट कहेंगे, रेसिडेंट माने निवासी, रेसिडेंट माने निवासी, नॉन रेसिडेंट माने अनिवासी। तो ये निवासी कब होगा? जब प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से भारत में स्थित हो। और नॉन रेसिडेंट कब होगा? अनिवासी कब होगा? जब नियंत्रण या प्रबंध पूर्ण रूप से भारत के बाहर स्थित हो। याद रखिए, ये केवल निवासी और अनिवासी होता है। फर्म को आप साधारण निवासी और असाधारण निवासी में नहीं बांटेंगे। फर्म या यो ऐसे कर सकते हैं आप एग्जाम में, क्या लिख सकते हैं कि जो फर्म होती है वो असाधारण निवासी नहीं होती है, या तो निवासी होगी या तो अनिवासी होगी। चलिए, अभी आपने देखा फर्म के बारे में, आइए हम बताते हैं कंपनी के बारे में। अगर एग्जाम में आ जाए कि कंपनी की निवासी स्थिति कैसे ज्ञात करते हैं, या यहाँ की निवासी कंपनी कौन है और अनिवासी कंपनी कौन है, ये देखिए। देखिए, कंपनी, कंपनी को भी दो भाग करेंगे। पहले एक होगा निवासी, एक होगा अनिवासी। रेसिडेंट, रेसिडेंट माने निवासी, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। देखिए, कंपनी यहाँ का निवासी कब मानी जाएगी? कंपनी को यहाँ का निवासी कब मानेंगे? पहला, दो कंडीशन पूरा होना चाहिए। पहला, वो इंडियन कंपनी हो। अगर भारतीय कंपनी है तो उसे यहाँ का निवासी माना जाएगा। देखिए, और दूसरा, इफेक्टिव मैनेजमेंट, इफेक्टिव मैनेजमेंट माने प्रभावी प्रबंध, इफेक्टिव मैनेजमेंट, प्रभावी नियंत्रण, प्रभावी नियंत्रण सिचुएटेड इन इंडिया, सिचुएटेड इन इंडिया। आपने क्या देखा? ये कंपनी को निवासी कब मानेंगे? रेसिडेंट निवासी जबकि वो भारतीय कंपनी हो, जबकि वो भारतीय कंपनी हो, इंडियन कंपनी हो, तो यहाँ का निवासी माना जाएगा। या इफेक्टिव मैनेजमेंट सिचुएटेड इन इंडिया, उसका प्रभावी प्रबंध कहाँ होता है? भारत में होता है। फिर नॉन रेसिडेंट क्या होगा? जो ये फुलफिल न करता हो, जो दोनों कंडीशन पूरा न करता हो। माने अनिवासी कब होगा? अनिवासी तब होगा जबकि वो इंडियन कंपनी ना हो, जबकि इंडियन कंपनी ना हो। इट इज नॉट इंडियन कंपनी, इट इज नॉट इंडियन कंपनी। एंड
इफेक्टिव मैनेजमेंट not situated in India, not situated in India. ये दोनों नॉन रेसिडेंट क्या होगा, जबकि उसका वो भारतीय कंपनी नहीं है और उसका जो इफेक्टिव मैनेजमेंट है वो भारत में स्थित नहीं है। ये दो कंडीशन पूरा करेगा तो उसे आप क्या मानेंगे, अनिवासी। अगर कंपनी के बारे में आए तो आप ये लिख सकते हैं, मतलब चार्ट बनाए इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में ज्यादा लिखने का उसने कॉपी भरने की कोशिश ना करिए, जो भी लिखिए फैक्ट लिखिए और पूरा पूरा नंबर देंगे। आप चार्ट ना बना करके डिटेल लिख दीजिए ABC करके। चलिए अभी आपने देखा फर्म का, कंपनी का और HUF का। एक नया कॉन्सेप्ट इस साल से आया है, 2021-22 से सरकार ने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला है, माना गया करदाता, डीम्ड असेसी, नहीं डीम्ड रेसिडेंट, माना गया निवासी। वो कौन होता है देखिए, देखिए ये डीम्ड रेसिडेंट, माना गया निवासी, माना गया निवासी। माने यहाँ का निवासी नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स लगाने के लिए उसे निवासी मान ले रहे हैं। फिर आपको बता दें, ये जो डीम्ड रेसिडेंट इस साल से आया, नया कानून आया, माना गया निवासी, ये जो नया कानून आया है इसके अंदर कहा गया कि वो यहाँ का निवासी नहीं है। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो यहाँ के निवासी नहीं है, फिर भी उनको यहाँ का निवासी मान लिया जाएगा। ऐसा कौन है, दो कंडीशन पूरा करेगा। माना गया निवासी कौन होगा, इसकी दो शर्तें हैं। पहला, भारतीय नागरिक हो, भारतीय नागरिक हो, भारतीय नागरिक, इंडियन सिटीजन या सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया। भारतीय नागरिक जिसकी टोटल इनकम, जिसकी टोटल इनकम 15 लाख से अधिक है, 15 लाख से अधिक है। और भारत के बाहर किसी भी देश में किसी भी देश में टैक्स चुकाने के लिए जिम्मेदार नहीं है। ऐसे लिखिए, किसी भी देश में उसके ऊपर, किसी भी देश में उस पर टैक्स नहीं लगता है।
टैक्स नहीं लगता है। तो आपने क्या देखा कि डीम्ड एसएससी कौन है? जो भारतीय नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया, जिसकी टोटल इनकम 15 लाख से अधिक है और भारत के बाहर किसी भी देश में उस पर टैक्स नहीं लगता है। अगर यहाँ का कोई निवासी है, उसको विदेश में कहीं टैक्स नहीं लग रहा है और उसकी इनकम 15 लाख ज्यादा है। एक चीज ध्यान दीजिए, एग्जाम में ना कि जो इनकम मैंने 15 लाख दिया, इसमें विदेशी इनकम नहीं है। जो हमने 15 दिया वो अपने देश में जो कमा रहा है, यहाँ इंडिया की इनकम को सिर्फ 15 लाख से ज्यादा है। भारतीय आय 15 लाख से ज्यादा है और लेकिन उस पर